नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो है कल कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आप तक पहुँचाया। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की के जो भाषा संबंधित विचार हैं, ये सभी सीटेट में लगातार पूछे जाते हैं। और आप सभी लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाते होंगे तो आपको पता भी चलता होगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जितने भी विचारकों के विचार से क्वेश्चन बनते हैं, उन विचारकों के विचार मैं आपके सामने धीरे धीरे लाऊंगा। यूपी टेट की जो स्पेशल सीडीपी की क्लासेज हैं वो थोड़ा सा 2, 4, 6, 10 दिनों के बाद शुरुआत कर दूंगा मैं। ठीक है, उसके बारे में आप लगातार क्वेरीज मत करिए। देखिएगा कितने बच्चे हमें देखते हैं, हमारे सिद्धांतों के या हमसे पढ़ने के लिए कितने लोग उद्यत होते हैं, ये मुझे कोई मैटर नहीं करता है। एक बच्चा भी देखेगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं वास्तविकता आपसे बता दूं, ये जो कार्य मैं करता हूं ये मेरा पैशन है, शौक है। और मुझे ये कार्य करने में पता नहीं क्यों आत्मसंतुष्टि जागृत होती है और मैं यह कार्य करने के बाद दिन भर के थकान से अपने आप को मुक्ति पाता हूं। ठीक है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बाकी कुछ लोग कहेंगे पैसा भी तो खूब कमाते हो। देखिए, कोई भी कार्य आप करेंगे तो बेसिक नीड्स आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती है उस पर निर्भर करता है, तो बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वह भी कार्य धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, तो आज हम जो है आपने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को देखा। मित्रों, जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत है, मैंने बताया 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, पश्च परंपरागत अवस्था। उसमें 2-2 चरण होते हैं। कुल मिलाकर के कोहलबर्ग के 6 नैतिक विकास के सिद्धांत के चरण बताए गए थे। तो क्या उन्होंने डायरेक्ट इस थ्योरी को प्रतिपादित कर दिया था? जी बिल्कुल, कोहलबर्ग ने डायरेक्ट इस थ्योरी को प्रतिपादित नहीं किया था। उससे पहले पियाजे साहब ने नैतिक विकास पर अपना एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, आप सभी लोग पियाजे साहब को केवल संज्ञानात्मक विकास के रूप में ही जानते होंगे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते या ना के बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन कोहलबर्ग के नैतिक विकास को सिद्धांत को अच्छी तरीके से जानने के लिए यह जानना चाहिए, क्या कोहलबर्ग ने डायरेक्ट यह थ्योरी दी थी? जी बिल्कुल ऐसा नहीं था। कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझ करके उसकी एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पहले पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत पर कुछ कुछ ऑब्जर्व किया था, अवलोकन किया था और उस पर एक थ्योरी दिया था। उसी थ्योरी को जो है डिस्क्राइब करके विस्तृत रूप में कोहलबर्ग साहब ने दिया था। ठीक है, तो आप सभी लोग एक इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ा रहा हूं, जिसमें संवेदीगामक अवस्था होती है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल वो चारों अवस्थाएं जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की होती हैं, यह सिद्धांत उससे बिल्कुल इतर है। इसमें पियाजे साहब ने नैतिक विकास पर बात किया था या नैतिकता पर बात किया था। बच्चे किस तरीके से अपने आप को समाज के साथ नैतिक बनाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, यह जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत है यह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप सभी लोग पहले से परिचित होंगे कि पियाजे साहब कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बहुत बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आइए नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। आपने कोहलबर्ग के सिद्धांत को अच्छी तरीके से अगर पढ़ा होगा तो इनके सिद्धांत को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोहलबर्ग इसका विस्तृत रूप है। पियाजे साहब ने शुरुआत किया था नैतिक विकास को लेकर के। ठीक है, तो आप सभी लोग, कुछ फैक्ट है मैंने यहां पे लिखा है। देखिएगा, पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत जो आया था 1932 में, इन्होंने एक बुक लिखा था। देखिए, बुक वगैरह से क्वेश्चन तो बहुत ना के बराबर आता है, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में मेंटेन करिएगा कि द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये बुक लिखा था और इसी बुक में नैतिक विकास के सिद्धांत पर पहली बार परिचर्चा किसी ने किया था तो पियाजे साहब ने किया था। किसमें किया था? द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक एक बुक में इन्होंने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मित्रों, पियाजे साहब ने 2 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों पर जो है नैतिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया था। ठीक है, आप सभी लोग जानिएगा। इन्होंने कहा कि 2-3 साल, कहीं कहीं पर 3 से 13 लिखा गया है, कहीं पर 2 से 12 लिखा गया है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके आसपास की जो रेंज आपको मिले वही आप सही लगा दीजिएगा, क्योंकि 3 वर्ष तक का बच्चा, जो 2 वर्ष तक का बच्चा होता है ना, वो नैतिक नहीं होता है। मैंने कोहलबर्ग के सिद्धांत में भी बताया और इनके सिद्धांत में भी यही है। 2 वर्ष का बच्चा कौन सा नैतिक होगा भाई? क्या गलत है क्या सही, उसे कुछ नहीं पता है। कहीं भी सूसी, कहीं भी लेटरिंग कर देगा, उसे कुछ भी नहीं पता होता है भाई नैतिक विकास क्या होता है ना। तो पियाजे ने इसी वजह से 0 से लेकर के 2 वर्ष 3 वर्ष तक के बच्चों पर अध्ययन नहीं किया। उन्होंने 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों पर अध्ययन किया। यही काम कोहलबर्ग साहब ने भी किया था, लेकिन इससे पहले पियाजे साहब ने ऐसा किया, ऐसा दिखाया।
तो पियाजे साहब ने 2 से 12 वर्ष तक के बच्चों का अवलोकन किया और उनसे साक्षात्कार किया। कोहलबर्ग साहब ने कहानियां सुनाई थी बच्चों को, लेकिन इन्होंने कहानियां नहीं सुनाई, उन्होंने बच्चों को केवल एकदम क्रिटिकली ऑब्जर्व किया कि देखें बच्चा करता क्या है, 2 से 12 वर्ष के बीच में बच्चा किस किस तरीके का बिहेव करता है, क्या गलत है क्या सही है, और इंटरव्यू लिया। बेटा कुछ गलती आपने किया, चोरी किया, सजा किया, न्याय किया, इन सब पर इंटरव्यू, साक्षात्कार किया। किसी ने कहा है, वाटसन साहब ने ही कहा है, हमें एक छोटा सा बच्चा दे दो, आप जो चाहोगे मैं उसे बना दूंगा। ठीक है, वाटसन साहब ने कहा था। तो पियाजे साहब ने भी साक्षात्कार करके यह साबित करने का प्रयास किया कि बच्चा क्या करता है। ठीक, पियाजे ने कंचे खेलते हुए बालकों को देखा। कुछ बालक आप भी कंचे खेले होंगे, जिसे हम अवधी भाषा में हम लोग गोली कहते हैं, गोली खेलना, है ना, तो कंचा उसे बोला जाता है। तो कंचे खेलते हुए कुछ बच्चों को पियाजे साहब ने देखा और पियाजे साहब ने उन बच्चों से कहा कि बेटा अगर इसके नियम बदल दिए जाएं, इसे इस तरीके से ना खेलो। हम लोग जब छोटे थे तो हमें पता है, आज भी रज्जा उज्जा होता है ना, खेला जाता है, रज्जा होता है हमारे अवध क्षेत्र में, कुछ जिससे खेला जाता है उसे वंटा बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं हमारे अवध क्षेत्र में। तो बच्चों से उन्होंने, जो 2 से लेकर के 8 साल तक के बच्चे थे, उनसे उन्होंने कहा कि यार अगर ऐसा खेला जाए तो क्या होगा। बच्चे तुरंत कह दिए भाई नहीं, मजे नहीं आएगा, नियम नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। तो 2 से 8 वर्ष का बच्चा नियम परिवर्तित करने के फेर में रहता ही नहीं है, मतलब मानता ही नहीं भाई नियम परिवर्तित हो सकते हैं। अभी मैं बताता हूं। कंचे खेलते हुए बच्चों को देखा ताकि ये जान सके कि बच्चे खेल के नियमों में किस तरीके का विचार रखते हैं, है ना। इन्होंने उनसे कहा कि अगर चोरी होती है क्या होगा। चोरी, न्याय, सजा पर भी परिचर्चा इन्होंने किया, या चोरी, न्याय, सजा पर भी इन्होंने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया बच्चों से। भाई तेरी बुक जो है, संदीप का भाई जो है मोहन चुरा लिया है, क्या होगा। छोटा बच्चा बताएगा अगर चुरा लिया है तो कुटाई होगी उसकी, और क्या होगी, है ना। ऐसा बच्चे के दिमाग में होता है। अभी मैं पूरा क्लियर करता हूँ। पियाजे ने पाया कि बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो 2 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। पियाजे साहब ने 2 अलग अलग अवस्थाओं बताया, 2 अलग अलग अवस्थाओं से नैतिकता गुजरती है। कौन सी है? एक है बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता, एक है स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता। जो बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता है, इसको इन्होंने वर्ष दिया 2 से 8 वर्ष, या कहीं कहीं पर 3 से 9 वर्ष लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और जो स्वायत्तता पर आधारित नैतिकता है, यह 9 से 12 वर्ष तक है, कहीं कहीं पर 10 से 13 वर्ष दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता को परायत्तता, ठीक है, परायत्तता से प्राप्त नैतिकता भी बोलते हैं, या बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता 2 से 8 वर्ष के बीच होती है, या 3 से 9 वर्ष के बीच होती है। इसमें सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। स्पष्ट क्या होती हैं कि इसमें बच्चा जो है अभी शैशवावस्था में पहुंचा होता है। शैशवावस्था में बच्चा पहुंचा होता है। आपने कोहलबर्ग के सिद्धांत को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, और आप जानते हैं कि इसमें बच्चा वही चीजें देखता है, वही चीजें मानता है जो उसके माता पिता, जो उसके परिवार वाले करते हैं। ठीक है, उसी चीजों को नैतिक मानता है। अगर उसके घर में जो है डेली बंदूक की नली साफ होती होगी, AK-47 की गोली भरी जा रही होगी, उसे नैतिक वही लगेगा। वह भी थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो बंदूक की नली साफ करेगा और AK-47 की गोली भरेगा। ये होती है परिवार में। तो अगर उनके यहाँ जो है सुबह सुबह उठ करके पूजा पाठ वाला मैटर है, सब लोग एक दूसरे के आदर करते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। नैतिकता इसी से होती है। ठीक है, तो पियाजे साहब ने क्या बताया, पियाजे साहब के इन द सेंस इन्होंने अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें जो बच्चा होता है 3 से 9 वर्ष या 208 वर्ष का होता है, इन्होंने बताया परंपराओं एवं नियमों को कभी ना बदलने वाले मानते हैं। इस मतलब 2 से 9 वर्ष के बीच का जब बच्चा होता है, अगर आप उससे कहेंगे भाई यह नियम बदल लो, जैसे इन्होंने देखा कंचे खेल रहे हैं बालक, इन्होंने कहा कि यार इस नियम को ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो बच्चों ने कहा कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं बदल सकते हम, क्योंकि नियम बदलेंगे तो खेल का मजा खत्म हो जाएगा और यह नियम कभी बदला ही नहीं जा सकता, है ना। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वह नियम में परिवर्तन कदापि नहीं चाहते हैं। पहला पॉइंट यही ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट यही है कि जो 2 से 8 वर्ष बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता होती है, इसमें बच्चा नियम को कभी बदलना मानता ही नहीं है। वह कहता भाई हम नियम परिवर्तित ही नहीं कर सकते, हो तो बहुत पुराने समय से चल रही है, इसका परिवर्तन असंभव है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हैज देख करके मुझे याद आ रहा है ना, एक जगह मैंने प्रैक्टिकल के फाइल बनाया था। प्रैक्टिकल के फाइल में मैंने हैज ऐसे कोई चीज़ मैं लिख रहा था, ऐसे हैज लिख दिया था। जो सर कॉपी जांच रहे थे उन्होंने हमसे कहा कि तुम ये हैज और गणित उड़ित कहाँ से पढ़ने लगे। ठीक है, तो भाई ऐसे ही मैं
यूज कर देता हूँ, है ना, आप लोग ऐसा कुछ मत समझिएगा, है ना। उन्होंने बहुत डांटा था हमें। वयस्कों के साथ अंतःक्रिया से उत्पन्न होती, इन्होंने कहा कि जो नैतिकता होती है वह वयस्कों के साथ अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। भाई बिल्कुल, 3 से 9 वर्ष का बच्चा कुछ भी नैतिकता नहीं जानता है। जो उसके माता पिता सिखाते हैं वही चीज़ें वो सीखता है। जो उससे अधिक जानने वाले जो लोग होते हैं, जो उससे बड़े होते हैं, जो चीज़ों करते हैं वही करने का वो प्रयास करता है। ठीक है, तो अंतःक्रिया से सीखता है। आगे बात करते हैं, दबाव की नैतिक अवस्था भी इसे बोलते हैं। ठीक है, इसे नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? नैतिक वास्तविकता की अवस्था बोलते हैं। और इसे जो है दबाव की नैतिक अवस्था भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में जो है बच्चे के ऊपर जो भी आप थोपना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप नैतिकता सिखाना चाहते हैं, बच्चे का कदापि मन नहीं है, बुआ जी आई हैं पैर छू लिए, है ना, उसे तो खेल पे लगा हुआ है कि बाहर रामू बुला रहा है, उसके साथ हमें कंचे खेलना है या बैट बॉल खेलना है, उसे तो वहाँ दिमाग लगा है। लेकिन उसकी मम्मी कह रही है कि यार बुआ आई है पैर छू के जाओ, है ना, उसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि बुआ आई है उनका पैर छू के जाए। उसे तो खेल के मैदान में जाना है, बाहर खेलना है। लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है नैतिक बनने के लिए, बेटा पहले पैर छुओ उसके बाद ही आपको बाहर जाना है। इसी वजह से कहा जाता है कि इस अवस्था को दबाव की नैतिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, दबाव की नैतिक अवस्था। आगे बात करते हैं, सही गलत का निर्णय परिणाम देखकर करता है, न कि व्यवहारकर्ता के उद्देश्य पर करता है। सही गलत का निर्णय वह परिणाम देख करके करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, इस उम्र का बच्चा क्या सोचता है। जैसे कि कहीं पर जो है एक व्यक्ति जा रहा है मोटरसाइकिल से जा रहा है, और वह जो है मतलब कि पैसा लेकर के जा रहा है या कहीं से चोरी करके जा रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता, बच्चे को नहीं पता है कुछ, चोरी करके जा रहा है, किसी का छिनैती करके जा रहा है। पुलिस उसके पीछे पीछे पुलिस दौड़ा रही है, या पुलिस ना दौड़ाए, पुलिस दौड़ाएगी तो बच्चा समझ जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसे दौड़ा रहा है। ठीक है, उस पैसे को छीनने के लिए कि जो वह पैसा छीन करके भाग रहा है। वो जो अगला व्यक्ति है वो किसी से पैसा छीन करके भाग रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वह उसी पैसे को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है ना। अब एक क्रिटिकल कंडीशन आती है, कंडीशन आएगी जब वह व्यक्ति जो उसे मतलब उस पैसे को प्राप्त करने के लिए छीनने के लिए भाग रहा है, उसके पीछे पीछे जो चोर वाला बंदा है, चोर के पीछे जो उसे पकड़ने के लिए बंदा भाग रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि जब वो नहीं मानेगा, उसे जो है वह शूट कर देता है। क्या कर देता है? गोली मार देता है, पैसा बच जाता है। अब अगर बालक इस चीज को ऑब्जर्व करता रहे, इस चीज को देखता रहे, है ना, कहानी उसे ना पता हो, वह बिल्कुल भी यह नहीं कहेगा कि यह गलत हो, यह मतलब ये सही हुआ है। गरीब व्यक्ति का पैसा था, उसे मतलब वापस दे देना चाहिए था, या ऐसा उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा। वह यही सोचेगा कि अगर इसे मार दिया गया है तो यह बिल्कुल गलत किया गया है। व्यवहारकर्ता के उद्देश्य पर वह नहीं जाएगा कि उसका उद्देश्य यह था कि 3 लाख रुपए गरीब व्यक्ति का लेकर के भाग रहा था। वह गरीब व्यक्ति को बच्चा ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा, वह तो यह देखेगा ना ऑन द स्पॉट उसे गोली मार दी गई। और भाई किसी की जान लेना कहाँ तक सही है? एक छोटा सा बच्चा, आप भी छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे रहे होंगे, तो हमें भी ऐसे ही लगता था, किसी का कोई मार देता था, इससे बड़ा गुनाह कोई था ही नहीं, है ना। आप भी समझते हैं ना, वर्तमान के समय में 2 से 9 वर्ष का जो बच्चा होता है वह कभी भी आगे पीछे सोचता ही नहीं है। जो उसे सामने दिखाई दे रहा वही चीज़ें उसे सही लगती हैं। वह निर्णय जो लेता है वह परिणाम देख करके लेता है, ना ही व्यवहारकर्ता के उद्देश्य पर लेता है। शायद आपने उदाहरण को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आगे बात करते हैं, तुरंत न्याय चाहिए। ठीक है, देखिएगा, अगर 2 से 9 वर्ष का बच्चा है ना, 2 से 9 वर्ष का बच्चा है और उसने कोई गलत काम कर दिया, जैसे कि वह जो है कोई भी गलत काम कर दिया, है ना, किसी की पेंसिल तोड़ दिया, किसी की पेंसिल लिया और तोड़ दिया। अब पेंसिल लेकर के तोड़ दिया, उसे कोई देखे या ना देखे, उसके दिमाग में है कि हमने भाई गलती किया है तो अब सजा मिलेगी। पेंसिल तोड़ने के बाद उसे कोई देख रहा है या कि नहीं देख रहा है, तब भी वह हक्का बक्का हो जाएगी, इधर उधर इसे देखेगा। उसे पता चल गया कि अब तो कुटाई होनी तय है, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। ठीक है, तो सजा जो उस समय जो वह गलती करता है ना, उस समय की जो गलतियां होती हैं उसमें उसे पक्का पता होता है कि अगर हम गलती कर रहे हैं तो 100% हमें कुटाई होगी, हमें एकदम अच्छे से धुनाई होगी, है ना, उसे पता होता है। वह तुरंत न्याय में विश्वास करता है, उसे तुरंत न्याय चाहिए। जो स्कूल मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वह तुरंत न्याय। अगर किसी ने उसे मार दिया, घर के ही 2 भाई हो, 2 सगे भाई हो, छोटा भाई अगर बड़ा भाई अगर छोटे भाई को लतिया दिया, मार दिया,
तो पक्का छोटा भाई जो है माता पिता के सामने जाकर के जजमेंट लेकर के पेश हो जाएगा और उसे तुरंत न्याय चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र बड़े भाई को जो है कुटाई की जाए हमारी तरफ से, बिना इसके तो कुछ नहीं होने वाला है, वह तुरंत न्याय चाहिए होता है। ठीक है, तो यही होता है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें कुछ है नहीं। बाकी आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अगर एक बार पढ़ लिए हैं ना तो इस सिद्धांत को भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसका छोटा भाई पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत है। दूसरी जो अवस्था है उसे कहते हैं स्वायत्तता पर आधारित अवस्था। स्वायत्तता पर, इसमें जो है बच्चा बड़ा हो जाता है, 9 से 13 वर्ष तक ये अवस्था चलती है। ठीक है, 8 से यहाँ पर लिखा गया 8 से 12 या 9 से 13 जो भी आपको मिल जाए वैसे ही मार दीजिए। स्वायत्तता पर आधारित अवस्था, इसमें इसी का विस्तृत रूप दिखाई देता है। इसमें बालक जो है बाहरी सत्ता से प्राप्त अवस्था में बालक जो है नियम को परिवर्तित करना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर परंपराओं और नियमों को बदलाव काल व परिस्थितियों को देखकर करता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, मैं अपने खुद लिखा खुद भूल गया, का लिखा हूँ। परंपराओं एवं नियमों में बदलाव का वो कोशिश करता है, अगर कोई चीज़ें गलत हैं तो उसे जो है सही बनाने का प्रयास करता है। वह यह नहीं चाहता है कि जो चीज़ें गलत हैं गलत ही चलती रहें। इसमें यह है कि जो नियम चल रहा है वही नियम चलता रहे। वह मानता ही नहीं है कभी इस परंपरा में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन बाहरी स्वायत्तता से प्राप्त आधारित नैतिक सिद्धांत में, नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चा यह मानता है कि अगर कोई चीज़ें गलत परंपरा चल रही है उसे सही करना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं, परिवर्तन को स्वीकारा और पहचानना कि नियम सुविधा के लिए बनाए होते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। अगर कंचे खेले जा रहे हैं और 9 से 13 वर्ष का बालक कंचा खेल रहा है, अगर नियम पहले से बनाए गए हैं तो उस नियम को वह परिवर्तित करेगा। अगर नियम जो है कुछ उसे गलत लग रहे हैं तो उसे परिवर्तित करेगा। उसे यह पता हो जाता है कि जो नियम होते हैं वह हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, हमारी दैनिक जो कार्य होते हैं उसकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि हमें इसमें बंधने के लिए बनाया गया है। अगर यह गलत नियम है इसे हम बंद करेंगे और कोई नया नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो यही होता है, इसमें परिवर्तन को प्रॉपर्ली स्वीकार लिया जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें जो गलती करता है बालक, अगर गलती किया है तो उसे पता है तुरंत सजा मिलेगी, चाहे उसे कोई देखे या ना देखे। लेकिन जब इस अवस्था में बच्चा जो है धीरे धीरे किशोरावस्था की तरफ जाने वाला होता है, उत्तर बाल्यावस्था से इस अवस्था की शुरुआत होती है, स्वायत्तता पर आधारित नैतिक विकास की अवस्था को। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था आप सभी लोग जानते हैं ना, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, तो 6 से 9 वर्ष तक की, जो 5 से 9 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे हम बाल्यावस्था का नाम देते हैं। ठीक है, 3 से 9 वर्ष की अवस्था, 3 से 9 वर्ष की। ठीक है, स्वायत्तता पर आधारित अवस्था, इसमें बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था की शुरुआत होती है। इसमें सजा तब मिलेगी जब कोई देखेगा। इसके मन में ये हो जाता है बालक के मन में, जब कोई देखेगा तभी सजा मिलेगी। और इसी को देख करके अगर बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है तो कहीं कोने छिप करके जो है सिगरेट की फूंक मारता है और इधर उधर देखता है कि हमारे घर का कोई सदस्य देख तो नहीं रहा है, कहीं बगल में जो है कहीं किनारे हट करके अगर गलत संगत में पड़ गया सुरती मारेगा, है ना, सुट्टा मारेगा। उसे पता है कि अगर कोई देखेगा नहीं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी, है ना। गलत संगत में इस समय अगर बच्चा गलत संगत में पड़ गया तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वह पक्का दारूबाज हो जाता है, गांजाबाज हो जाता है, गांजा फूंकता है उसे, क्योंकि यह पता है हमको कोई हमारे मम्मी पापा देखेंगे नहीं तो बोलने वाला कौन है ना। तो ऐसा चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है और जाना है और वहाँ से ही क्वेश्चन भी आता है। लेकिन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को तो लोग पढ़ाते हैं लेकिन इसे कोई नहीं पढ़ाता है। इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को, क्योंकि इन्होंने ही नैतिक विकास के सिद्धांत की शुरुआत किया था। तब जाकर के कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जो कि 1984 में इतना फेमस हो गया कि आज तक जितने भी परीक्षाएं होती हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और प्रॉपर मैं वीडियो लगातार आपके लिए देता रहूँगा, ऐसा कोई दिन नहीं रहेगा। अगर मेरी सौभाग्य मेरे साथ रहा, भाग्य मेरा मित्र रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर ये सब मेरे साथ रहे तभी तो प्रॉपर मैं वीडियो देता रहूँगा। जो मेरे अपने हैं वो वीडियो को जरूर देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने मित्रों तक, अगर आप चाहते हैं गुरुदक्षिणा के तौर पे हमें कुछ देने के लिए, तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे 21 बैच का बच्चा हमसे जुड़े। और अगर बाद में कुछ ऐसी स्थिति आती है तो हम 21 बैच के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पे आगामी समय में आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है, आपको
जिस उद्देश्य के साथ 21 बैच का बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं लगातार और अनवरत अहरनिश प्रयास करता रहूँगा और निश्चित तौर पे मैं अपने इस प्रयास में सफल होता हूँ कि नहीं सफल होता हूँ यह वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों के विश्वास और साथ के बदौलत, आप लोगों के प्रेम के बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और धीरे धीरे 1 लाख भी सपना है। अब मुझे सपना दिख रहा है ना, 1 लाख भी एक सपना है। धीरे धीरे उम्मीद है कि आप लोगों की संख्या 1 लाख भी होगी और हम 1 लाख पर भी पहुँचेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।